अभी सभी जहाजों को देख रहे हैं। वे सुर्खियां देख रहे हैं। वे वॉशिंगटन, तेहरान, पाकिस्तान के बयानों को देख रहे हैं। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह किसी बातचीत के बारे में है। थोड़ी बहुत बातचीत तो है, लेकिन असल में मामला यह नहीं है। यह एक परीक्षा है, इच्छा शक्ति की परीक्षा, सहन शक्ति की परीक्षा, यह समझने की परीक्षा कि खेल कौन समझता है और कौन नहीं। क्योंकि जो सवाल इस समय हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसके नीचे छुपा है, वो वास्तव में बहुत बहुत साधारण है। सबसे पहले, कौन झुकेगा? क्या यह तेहरान की सरकार होगी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप होंगे? अगर आप नहीं समझते कि ईरान कैसे सोचता है, तो आप इस प्रक्रिया या इसके काम करने का तरीका नहीं समझ सकते। यह सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, यह सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं है। यह दो गहरी जड़ों तक जाता है जिनमें हमें गहराई से उतरना होगा। फारसी राज्यकला और शियाओं का सिद्धांत। जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ रखते हैं तो ये कुछ बहुत ही खास पैदा करती हैं। कुछ ऐसा जो पश्चिम कई कई वर्षों से दुर्भाग्यवश समझ नहीं पाया है। हथियार के रूप में धैर्य। एक फारसी कहावत है, पानी को गंदा करो और तुम मछली पकड़ सकोगे। पानी को गंदा करो तो मछलियों को समझ नहीं आता कि कहां जाएं। वे धीमी हो जाती हैं और तुम अपनी पसंद की मछली पकड़ सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्थिति को लंबा खींचो, अपनी मंशा को छुपाओ, अपने विरोधी को थका दो। जब वे थक जाएं, तुम जो चाहो ले लो। यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, यह ईरान की कार्रवाई की रणनीति है। हम इसे अभी होते हुए देख रहे हैं। ईरान समझौते के लिए बातचीत नहीं करता। ईरान बातचीत करता है ताकि वो आपको थका कर समझौते को बदल सके। अब उस रणनीति को चलाने के लिए ईरानी आतंकवादी शासन को दो चीजों की जरूरत होती है। उसे जिंदा रहना होता है और अपने विरोधी को थकाने के लिए उसे ऐसा साधन चाहिए जिससे वह इस दौरान दबाव बनाए रख सके। अगर वो इनमें से किसी एक को भी खो देता है तो जिस पूरे सिस्टम पर वे निर्भर हैं वो ढह जाता है। तो उनके पास दबाव बनाने का साधन कहां से आता है? ईरान का पहला साधन काफी सीधा है। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। यह ऊर्जा है। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हो तो शिपिंग भी बाधित होगी। तेल के दाम बढ़ते ही सब कुछ महंगा हो जाता है। और अचानक यूरोप, जो अब तक इस मामले में लगभग कोई सीधा दाव नहीं था और अमेरिकी मांगों का जवाब नहीं दिया था, और स्पेन और अन्य देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है, अब दबाव में है। यूरोप दबाव में है, यूरोपीय बाजार दबाव में है, यूरोपीय राजनेता दबाव में हैं, क्योंकि हमारी कॉफी के कप, फ्लैट स्क्रीन टीवी, सभी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाह, इस टैंक को भरवाने में मुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका अपेक्षाकृत सुरक्षित है, यानी उसे अपना तेल घरेलू स्तर पर मिलता है, लेकिन इस झटके ने अमेरिकी तेल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। यह दबाव वापस वॉशिंगटन, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाता है। अब ईरान की समस्या यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ज्यादा चिंतित नहीं दिखते, क्योंकि अमेरिका यूरोप जितना प्रभावित नहीं है। क्योंकि वे ये महत्वपूर्ण बात समझते हैं, अल्पकालिक दर्द सहन किया जा सकता है और हो भी रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सक्रिय है, लेकिन लंबे समय तक रणनीतिक नुकसान सहन नहीं किए जा सकते। मतलब अगर ईरान के पास परमाणु क्षमता है और वो होर्मुज जलडमरू मध्य को परमाणु क्षमता के साथ धमका रहा है, अगर इजराइल, सऊदी अरब या यूएई, जो अमेरिका के सहयोगी हैं, शामिल हों तो वो अमेरिका को प्रभावित करता है। और अगर उसके पास होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के लिए परमाणु क्षमता है, तो इसका मतलब है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, भले ही ईरान और चीन ताइवान पर हमला करने और उनकी इंडस्ट्री को बाधित करने का फैसला करें, कोई भी होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल के प्रवाह को नहीं रोक पाएगा, जिससे चीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। इसका असर वॉशिंगटन डीसी तक जा सकता है। ईरान का दूसरा हथियार है समय। वे कैलेंडर और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या हम इसे तब तक टाल सकते हैं जब तक ट्रंप पर मिड टर्म्स में अपनी पार्टी का दबाव न बढ़ जाए? यही उनकी शर्त है। अब ट्रंप शायद दो बातें सोच रहे होंगे। या तो कांग्रेस वैसे भी गतिरोध में फंसी है तो मैं अभी कार्रवाई कर सकता हूं और शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
सक्रिय कांग्रेस न होने पर मुझे मुख्य रूप से विदेश नीति पर निर्भर रहना होगा, जो मेरे अपने हाथ में है, या वे पूरी ताकत लगाकर निर्णायक नतीजा और भविष्य का राजनीतिक परिदृश्य तय कर सकते हैं। लेकिन ईरान समय पर दांव लगा रहा है। वे हमेशा समय पर ही दांव लगाते हैं। तीसरा विकल्प जिस पर ईरान दांव लगा सकता है वो चीन है। मुझे लगता है ये कमजोर है और पक्का नहीं कि वे सच में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज को वो अमेरिका और चीन के बीच एक टकराव में बदल दे, लेकिन यहां पर अमेरिका ने बाजी पलट दी है और यह समझना बहुत जरूरी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, वो सभी जहाजों के लिए बंद नहीं है। ये बंद नहीं है। जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुनिश्चित किया है कि जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे अगर हम बारूदी सुरंगें हटा लें, जो अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, और तेल का प्रवाह जारी रहेगा। बस एक पाबंदी है, कोई जहाज ईरानी बंदरगाहों से तेल नहीं ले सकता। बस इतना ही। तो इसका मतलब क्या है? एक चीनी टैंकर यूएई से तेल ले सकता है, वो सऊदी अरब से भी तेल ले सकता है, वो खाड़ी के सभी देशों से तेल ले सकता है, सिर्फ ईरान से नहीं। अब यही रणनीति की खूबी है, क्योंकि चीन अभी भी काम कर रहा है, भले ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरानी जहाजों के लिए बंद है। मतलब चीन फिर भी टिक सकता है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वो टिक सकता है। अमेरिका ने ईरान का सबसे बड़ा हथियार चीन और ईरान के बीच फूट में बदल दिया है। अब चीन को तेल मिल रहा है, वैश्विक व्यवस्था चल रही है और ईरान अलग थलग है। अब विकल्पों पर सोचें। अगर ईरान पूरी तरह से ईरान के जलडमरू मध्य को बंद कर देता है और वो सभी जहाजरानी को धमकी देता है, तो वो सबसे पहले अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सबसे पहले यूरोप को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो चाइन को नुकसान पहुंचाते हैं। चाइन का 70% तेल मध्य पूर्व और खाड़ी से आता है। और अब चीन के सामने एक चुनाव है, या तो वो ईरान पर दबाव डालेगा कि वो पीछे हट जाए, या फिर वो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर रुख करेगा ताकि रास्ता फिर से खोला जा सके। यही जाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पलटने में कामयाबी हासिल की है। तो ऐसा है कि अगर ईरान स्ट्रेट्स के जरिए तेल भेजना बंद कर देता है और चीन को अब खाड़ी देशों से कोई तेल नहीं मिल पाता, तो चीन को ईरान पर दबाव डालना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट्स को फिर से खोले। अब मुझे आपको एक बात समझाने दीजिए जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, और मैं भी पहले नहीं समझता था। तेल के कुएं नल जैसे नहीं होते जिन्हें आप बस चालू या बंद कर सकें। एक बार तेल का कुआं चालू होने पर वो लगातार बहता है। तेल के कुएं का उत्पादन और उसे बंद करने पर कुएं का दबाव घटता है और उसमें तरल जमा हो जाते हैं। बुनियादी ढांचा बिगड़ता है। कभी कभी आप उस कुएं को फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप उस कुएं को फिर से शुरू भी नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको कभी भी वही उत्पादन नहीं मिलेगा। हमने ये अमेरिका, टेक्सास और नॉर्थ डिकोटा में देखा। 2020 की मंदी के दौरान हजारों कुएं बंद कर दिए गए थे। कुछ वापस आए, लेकिन कमजोर होकर। कई लौटे ही नहीं, क्योंकि वे अब व्यवहार्य नहीं रहे थे। अब इसे ईरान पर लागू करें। अगर निर्यात रुका तो तेल भंडारण भर जाएगा, उत्पादन रुकेगा और कुएं बंद हो जाएंगे। अब आप सिर्फ आज की ईरानी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि भविष्य में ईरान की तेल प्रदाता क्षमता भी नष्ट कर रहे हैं। यह दीर्घकालिक नुकसान है, कोई प्रतिबंध नहीं। यह समय के साथ ईरानी आतंकवादी शासन का आर्थिक गला घोंटना है। और जब यह सब हो रहा है, जब यह सारा गला घोंटना अभी हो रहा है, क्योंकि ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है और उसके गोदाम भरे हुए हैं, तब भी बातचीत जारी है। इस बारे में और समझने के लिए वैसे तेल उत्पादन के बारे में अगर आप हिब्रू बोलते हैं और हिब्रू में सुन सकते हैं, तो नित्सान डेविड फुच द्वारा एक शानदार पॉडकास्ट है जिसका नाम है मिस्काका घड़ोल, यानी द बिग गेम, जो इस विषय में गहराई से जाता है। तो हम अपने सामने क्या घटित होते हुए देख रहे हैं? अमेरिका के और सैन्य संसाधन इस क्षेत्र में आ रही हैं। बुश करियर ग्रुप जैसे करियर ग्रुप, उभयचर बल और बड़े पैमाने पर रसद जुटान लगातार मध्य पूर्व में जारी हैं। ये स्थिर नहीं है। ये दो रास्ते हैं जो एक ही समय पर हो रहे हैं, कूटनीति और बल, और ये दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। असल में कई रिपोर्ट्स हैं कि ईरानी हवाई क्षेत्र में सैकड़ों उड़ानें हो रही हैं।
सबसे अधिक संभावना है कि वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी आक्रमण को क्या सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जमीनी आक्रमण होता है तो अमेरिकी सैनिकों के उस जमीन पर उतरने से पहले जबरदस्त हवाई समर्थन मिलेगा। तो ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ बातचीत की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो ताकत इकट्ठा की जा रही है, जिस पर अमेरिका और इजराइल आज भी जोर देते हैं। इसका मतलब है शून्य संवर्धन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूरी तरह खत्म होना, जिसे ईरान अब तक नहीं मान रहा है। अब चलिए पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। बातचीत फिर शुरू हो सकती है, इस्लामाबाद या कहीं और। लेकिन ट्रंप भी हालात को खुला रखे हुए हैं और यह हमें कुछ बताता है। बातचीत का रास्ता खुला है। जैसा मैंने कहा, वो सेनाएं बढ़ा रहा है। इससे साफ है कि कुछ तय नहीं हुआ। वे सभी लोग जो कह रहे हैं कि मानो सब कुछ खत्म होने वाला हो और दावा कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हट रहा है, और वे बार बार कहते रहते हैं कि चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ भी करे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, हैरिड्स और इजराइल का काम है कि वे लगातार कमजोरी दिखाने की कोशिश करें। वो पीछे हट रहा है, उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था। ये एक विफलता है, ये सच नहीं है, ये बहुत बड़ी सफलता रही है। और वो पीछे नहीं हटा है। अमेरिका क्या चाहता है? वो छोटा समझौता नहीं चाहता। हमने अभी कल ही सुना, मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि वो आंशिक समझौता भी नहीं चाहते। वो एक बड़ा समझौता चाहता है, पूरी तरह से विघटन, संवर्धन खत्म करना, संवर्धित यूरेनियम को हटाना और बदले में एक ग्रैंड बार्गेन। नई ईरान के लिए आर्थिक एकीकरण, नई ईरान के लिए समृद्धि और दुनिया में वापस आने का रास्ता। यही प्रस्ताव है। लेकिन समस्या यह है, ईरान के लिए अपने संवर्धित यूरेनियम को छोड़ना मतलब अपनी ताकत को छोड़ना है, और अगर वे अपनी ताकत खो देते हैं तो वे लंबे समय तक टिके रहने की अपनी क्षमता भी खो देते हैं। तो उनकी कहावत पर वापस जाएं तो वे टालमटोल कर रहे हैं। वे बात को लंबा खींच रहे हैं। वे मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही उनका काम है। और ईरान के अंदर शासन ईरान के अंदर क्या कर रहा है? शासन कुछ बहुत खास कर रहा है। उसे पता है कि वो इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अपने लोगों को, जिन पर मीडिया ब्लैकआउट है, ये यकीन दिला सकता है कि शासन मजबूत है। वे वही नहीं देखते जो हम देखते हैं। वे पॉडकास्ट नहीं देख रहे, उनके पास मीडिया की पहुंच नहीं है। उन्हें लगातार प्रोपेगेंडा दिया जाता है और बताया जाता है कि शासन जीत रहा है। और आप जानते हैं, हमने ये पहले भी देखा है, क्योंकि जून में पिछली कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपने लोगों से यही बात कही थी और ईरानी लोगों तक हकीकत पहुंचने में महीनों लग गए थे। असल में जून में सफल अभियान के खत्म होने से लेकर जनवरी में ईरानी लोगों के सड़कों पर उतरने तक 6 महीने लग गए, क्योंकि उन्हें यह समझने में समय लगा कि शासन काफी कमजोर हो चुका था। देखिए अब क्या हो रहा है। करीब 10,000 IRGC लड़ाके, ऐसा लगता है, मारे जा चुके हैं। उनके गोदाम खत्म कर दिए गए हैं। उनकी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता भी खत्म कर दी गई है। तो हम मुख्य सवाल पर वापस आते हैं। सबसे पहले कौन झुकता है? क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है और झुकता है? मुझे लगता है यह बहुत असंभव है, क्योंकि उनकी रणनीति सिर्फ बचना है, या राष्ट्रपति ट्रंप इसे आगे बढ़ाते हैं। अगर यह बढ़ा तो विकल्प हैं। अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखें, होर्मुज के जरिए दबाव जारी रखें और कार्स जैसे उनके रणनीतिक संसाधनों के साथ साथ उन दूसरे संसाधनों को भी जब्त करें जिनका हमने पिछले हफ्तों में जिक्र किया था, और यह सुनिश्चित करके कि उन लोगों तक खबरें पहुंचें, शासन पर आंतरिक दबाव बढ़ाएं। यह सैद्धांतिक नहीं है, सब तैयार हो रहा है। और आखिरकार बात यहां आकर ठहरती है। अगर ईरान झुकता है तो ट्रंप को ऐतिहासिक जीत मिलती है। अगर ट्रंप पहले झुकते हैं और ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रखता है तो यह बड़ा युद्ध होगा और ईरान को पीछे धकेलेगा, पर ऐतिहासिक जीत नहीं होगी। और इसका मतलब यह भी होगा कि शासन बचा रहेगा, खतरा बना रहेगा और उनके पास अपनी ताकत बनी रहेगी। और चाहे इसे जैसे भी पेश किया जाए, यह पूरी जीत नहीं है। मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों के लिए अहम है। इस हफ्ते हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गहरी बात कही। 2000 वर्षों में पहली बार यहूदी अब इंतजार नहीं कर रहे। हम सच में कार्रवाई कर रहे हैं।
ये 1936, 37, 38 और 39 है और हम क्षितिज पर खतरे को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस बार हम पहले से कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा कर खुद अपनी किस्मत बना रहे हैं और भगवान की मदद से हम उन लोगों पर प्रहार कर रहे हैं जो हमें नष्ट करना चाहते हैं, इससे पहले कि वे कुछ कर सकें। आइए एक कदम पीछे हटकर इसके बारे में सोचते हैं। 2000 वर्षों तक यहूदी लोग निर्वासन और उत्पीड़न में रह रहे थे। हम असहाय थे और अब इज़राइल रक्षा बल, हमारे सैनिक और इज़राइली लोगों तथा हमारे नेतृत्व की दृढ़ता कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये इतिहास में सामान्य बात नहीं है, ये ऐतिहासिक है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही वजह है कि हमारे दुश्मन इतने परेशान हैं। यही वजह है कि हमारे दुश्मन इसे फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी मेहदी हसन से बहस हुई थी, जिसमें उन्होंने एक दावा किया था। वो हर चीज को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। उसने बातचीत को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से हटाकर विदेशी रिपोर्टों के अनुसार इजराइल के पास एक परमाणु हथियार हो सकता है, इस बात पर केंद्रित करने की कोशिश की। यही उसकी सनक है। उसने ये दावा किया कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 487 से बंधा हुआ है। ये गलत है। प्रस्ताव 487, और ये हम सभी के लिए जानना महत्वपूर्ण है, अध्याय 7 का प्रस्ताव नहीं है। केवल संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के प्रस्ताव बाध्यकारी और लागू करने योग्य होते हैं। इजराइल के खिलाफ कोई अध्याय 7 परमाणु प्रस्ताव नहीं है, लेकिन ईरान के खिलाफ है। यह जरूरी है क्योंकि तथ्य जरूरी है। हम देख सकते हैं कि इजराइल के दुश्मन तथ्यों को तोड़ मरोड़कर तर्क आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम यहां हैं, जहाज चल रहे हैं और जलदमरू मध्य से होकर चलेंगे। बातचीत चल रही है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। और इन सब के बीच जो एक सवाल बचता है वो ये है कि सबसे पहले कौन पीछे हटेगा? क्या ईरान अपनी देरी की रणनीति छोड़ देगा और अपनी सौदेबाजी की बढ़त छोड़ देगा? या फिर क्या संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हट जाएगा और शासन को इतनी ताकत के साथ छोड़ देगा कि वो किसी और दिन लड़ सकें? यह सिर्फ समझौता नहीं, बल्कि अगले दशक और शायद उससे आगे की दिशा की बात है। आखिरकार इतिहास ये नहीं याद रखता कि किसने सबसे ज्यादा देर तक बात या कार्रवाई की। यह याद रखता है कि किसने जीत तक डटे रहकर मोर्चा संभाला। हम वास्तव में मध्य पूर्व में इजराइल के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, और मुझे लगता है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर भी एक निर्णायक दौर में हैं। ट्रू ईस्ट पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।